गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से अपनाई गई है। संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद शासन के प्रति उत्तरदायी होती है, अर्थात संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अतः भारत में भी जो संसदीय प्रणाली है ब्रिटेन से ली गई है और संविधान द्वारा मंत्रिपरिषद को शासन के लिए यथार्थ रूप से उत्तरदायी बनाया गया है। संविधान के अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को परामर्श और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद में 4 प्रकार के मंत्री होते हैं: प्रधानमंत्री, कैबिनेट या मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। प्रधानमंत्री दल का नेता होता है तथा वह संसद का भी नेता होता है। कैबिनेट स्तर या मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, इनका समूह बहुत छोटा होता है, जिसमें कई बार 3 या 4 अथवा 10 से 12 मंत्री होते हैं, जो कि कैबिनेट स्तर के मंत्री कहलाते हैं। कैबिनेट स्तर या मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री वह होते हैं जिन्हें शासन के महत्वपूर्ण विभाग दिए जाते हैं तथा प्रधानमंत्री इनसे महत्वपूर्ण विषयों पर राय लेता है। पूरी मंत्रिपरिषद जो होती है उसमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट या मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं, जबकि कैबिनेट या मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री में प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्रिमंडल तो शामिल होते हैं, किंतु राज्य मंत्री और उप मंत्री उसमें शामिल नहीं होते। पूरी मंत्रिपरिषद की बैठक कभी नहीं होती। नीति संबंधी सभी निर्णय मंत्रिमंडल अर्थात कैबिनेट के द्वारा ही लिए जाते हैं। राज्य मंत्री न तो कैबिनेट के सदस्य होते हैं और न ही उसकी बैठकों में भाग लेते हैं। उप मंत्रियों का दर्जा मंत्रिपरिषद में तीसरी श्रेणी का होता है। भारत में उप मंत्रियों की तुलना प्राय इंग्लैंड के संसदीय सचिवों अथवा उप सचिवों से की जा सकती है। हमारे भारत के संविधान में मंत्रिमंडल अथवा कैबिनेट शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। लावेल के अनुसार कैबिनेट राजनीतिक भवन की आधारशिला है। ग्लैडस्टोन के अनुसार कैबिनेट सूर्य पिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते हैं। ये सभी विचारक कैबिनेट अथवा मंत्रिमंडल को शासन में एक महत्वपूर्ण भाग मानते हैं, जो कि सही भी है, क्योंकि जो मंत्रिमंडल है वही नीति संबंधी निर्णय लिया करता है और शासन उन्हीं के द्वारा चलाया जाता है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की मंत्रणा पर करता है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होकर कार्य करेगी, अर्थात मंत्रिपरिषद में कोई एक मंत्री अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होता, बल्कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सरकारी विधेयक लोकसभा में पारित न हो पाए तो प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। यदि सरकारी विधेयक लोकसभा में पारित नहीं होता तो यह माना जाता है कि प्रधानमंत्री ने अपनी मंत्रिपरिषद सहित विश्वास मत खो दिया है। अतः सरकारी विधेयक को लोकसभा में पारित होना ही चाहिए। अगर वह नहीं होता है तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को अपना त्याग पत्र देना पड़ता है। 1950 में बने कानून के तहत अविश्वास का प्रस्ताव संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाना पड़ेगा, न कि किसी एक मंत्री के विरुद्ध। अर्थात यदि अगर कोई किसी एक मंत्री से खफा है और अविश्वास प्रस्ताव उसके खिलाफ लाया जाता है, उस परिस्थिति में अविश्वास प्रस्ताव किसी एक मंत्री के विरुद्ध न होगा, पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध होगा और
पूरी मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री सहित। गोपनीयता मंत्रिपरिषद का आवश्यक गुण है। जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें मंत्रिपरिषद को गोपनीय रखना होता है। सर जॉन मैरियट ने कहा था, मंत्रिपरिषद वह धुरी है जिस पर प्रशासन का चक्र घूमता है। मंत्रिमंडल संपूर्ण देश की सुव्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका संबंधी सभी शक्तियों का वास्तविक उपभोग मंत्रिमंडल ही करता है। प्रदत्त व्यवस्थापन की व्यवस्था ने मंत्रिमंडल की कार्यकारी शक्ति में भारी वृद्धि की है तथा देश के लिए सभी प्रकार की विधियों का निर्माण मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है। भारत मंत्रिमंडल को कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त हैं जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल को नहीं है। जैसे संसद के विश्रांति काल में मंत्रिमंडल को विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। प्रदत्त व्यवस्थापन उसे कहा जाता है जिसमें कार्यभार की अधिकता होने पर उन कार्यों को निचले स्तरों पर बांट दिया जाता है। इसमें कार्य करने का कर्तव्य होता है किंतु अधिकार नहीं होते। आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग भी मंत्रिपरिषद ही करती है। संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद में होने वाली कार्यवाहियों से राष्ट्रपति को अवगत कराता है, अर्थात प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद में होने वाले सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। प्रधानमंत्री को यह अधिकार है कि वह किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है, अर्थात प्रधानमंत्री को किसी मंत्री पर अविश्वास हो जाए तो प्रधानमंत्री उस मंत्री से त्यागपत्र ले सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है, अर्थात मंत्रिमंडल की बैठकों का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। प्रधानमंत्री को लोकसभा भंग करने का अधिकार प्राप्त है। वह लोकसभा को भंग करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, अर्थात प्रधानमंत्री उसी को चुना जाता है जो बहुमत दल का नेता होता है। राष्ट्रपति के द्वारा की गई सभी नियुक्तियां व्यवहार में प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती हैं, अर्थात प्रधानमंत्री ही तय करता है कि किन लोगों की नियुक्ति करनी है और वह उन व्यक्तियों के नाम राष्ट्रपति को दे देता है और राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति कर देता है। प्रधानमंत्री ही भारत का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में करता है। आपातकाल में राष्ट्रपति को जो शक्तियां प्राप्त है उनका प्रयोग प्रधानमंत्री ही करता है, अर्थात जब आपातकाल लागू होता है उस वक्त जो भी कार्य किए जाते हैं वह राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, किंतु उन सब कार्य करने की शक्तियां प्रधानमंत्री को होती है। आज हमने भारतीय केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।